माय नेम इज कमल कृष्णा एंड यू आर वाचिंग एग्जाम प्लेन। सो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक देखा था मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, जैसे कि बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक किस तरीके से अलग अलग सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लियन और हाइपोथिकेशन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेज से। सो प्लेज और हाइपोथिकेशन में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों केस में, हाइपोथिकेशन और प्लेज दोनों के केस में मूवेबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, मूवेबल एसेट्स होते हैं। और डिफरेंस ये है, हाइपोथिकेशन में पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि वो एसेट या फिर वो सिक्योरिटी बोरोअर के पास ही रहती है। ठीक है, जैसे कि व्हीकल लोन के केस में, ओके, व्हीकल पे जब लोन लेते हैं तो व्हीकल बोरोअर के पास ही रहती है, तो ये हाइपोथिकेशन का केस हो जाता है। और प्लेज में पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है बैंक को, जैसे कि गोल्ड लोन के केस में। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बेलमेंट का यहाँ पे मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, बेलमेंट एक लीगल वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग ये है डिलीवरी ऑफ गुड्स। और प्लेज जो डिफाइंड है वो है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो प्लेज की कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ये है, देयर शुड बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि बेलमेंट होना चाहिए। सेकंड, द बेलमेंट मस्ट बी और ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर। थर्ड, द बेलमेंट मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। सो जैसे गोल्ड लोन के केस में, गोल्ड लोन का हमने एग्जांपल लिया था। गोल्ड लोन लेते टाइम एक बोरोअर बैंक में गोल्ड जमा कराएगा, ठीक है, यानी कि बेलमेंट देगा। ठीक है, और बेलमेंट का मतलब यहाँ पे है कि इस तरीके से डिलीवरी दे रहा हूँ कि सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप नहीं। बेलमेंट यहाँ पे जो लीगल टर्म है डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम अपने व्हीकल का सर्विसिंग करवाते हैं, जैसे बाइक का या कार का, तो हम टेम्परेरीली पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं सर्विस सेंटर को, है ना, और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप नहीं। तो सिमिलरली इस केस में, यानी कि जब हम वर्ड बेलमेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर करने के लिए, ओनरशिप नहीं। सो गोल्ड लोन के केस में बेलमेंट होता है गोल्ड का, और बेलमेंट जो होता है इट इज मेड बाय द डेटर या बोरोअर, और एंड द बेलमेंट ऑफ गोल्ड इज प्रोवाइडेड एज अ सिक्योरिटी टू द गोल्ड लोन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। जो पर्सन गुड्स बेल कर रहा है, यानी कि जो लोन ले रहा है, उसे पॉनर कहेंगे या प्लेजर भी कह सकते हैं। और जिसके पास गुड्स रखे जा रहे हैं, यानी कि बैंक को इस केस में पॉनी कहेंगे या फिर प्लेजी भी कह सकते हैं। और इस प्लेज के केस में ओनरशिप प्लेजर के पास ही रहता है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है प्लेजी को। थर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्चुअल भी हो सकती है या फिर सिंबॉलिक भी हो सकती है। तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब ये है कि मैंने सच में गुड्स बैंक को पोजीशन में दे दिए, जैसे कि गोल्ड लोन के केस में। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी कैसे हो सकती है? सपोज गोडाउन में मेरे गुड्स पड़े हैं, ठीक है, सपोज हेवी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, टीवी है, एसी है। सो ये एक्चुअली तो मैं बैंक के पास नहीं ले जा सकता। ठीक है, सपोज इसके अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए, तो गोडाउन की चाबी जो है मैं वो जमा करा सकता हूँ बैंक में कि ये लॉक इन की है और ये गोडाउन की चाबी आपके पास रहेगी। सो इसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। सो प्लेज के केस में सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। The delivery of the goods may be physical when goods are actually transferred, and symbolic as in the case of delivery of the key. Fifth point है, pledge can be created only in the case of existing goods which are in the possession of the pledger himself. And sixth point ये है, pledge के केस में possession होना बहुत जरूरी है। अगर possession नहीं होगा तो उसे pledge माना नहीं जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि जैसे हमने हाइपोथिकेशन के केस में देखा था, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। हाइपोथिकेशन के केस में उसको डीओएच बोलते हैं, यानी कि डीड ऑफ हाइपोथिकेशन। प्लेज के केस में इसे डीड ऑफ प्लेज कहते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है और सारी डिटेल्स होती है कि कितना लोन लिया जा रहा है, कब तक वापस आएगा और कौन सी कंडीशंस पे आएगा, ये सब। प्लेज के कुछ क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं बैंक के पर्सपेक्टिव में? फर्स्ट, क्योंकि गुड्स कस्टडी में रहते हैं पॉनी के, यानी कि बैंक के केस में सारे गुड्स कस्टडी में रहते हैं, तो अगर मान लो बोरो डिफॉल्ट कर जाता है तो पेमेंट रिकवरी आसान होती है, क्योंकि गुड्स उसके पोजीशन में ही है।
ठीक है। हाइपोथिकेशन के केस में बैंक के पास पोजीशन नहीं होता तो लोन रिकवरी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन प्लेज के केस में लोन रिकवरी इजी रहती है। और सेकंड पॉइंट है कि क्लोज सुपरविजन की वजह से पॉनर मैनिपुलेट नहीं कर सकता स्टॉक को, ठीक है। और ये सब जो है फॉर्मेलिटीज, जो फोर्थ पॉइंट लिखा है फॉर्मेलिटीज प्लेज के केस में सिंपलर होती है मॉर्गेज के कंपैरिजन में। मॉर्गेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं एक बैंकर को प्लेज के केस में? ये इंश्योर करना कि जो गुड्स वो ट्रांसफर कर रहा है, पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है, उसका पूरा प्रॉपर टाइटल है, कि यानी कि वो ही ओनर है, बोरोवर ही ओनर है उन गुड्स का। ऐसे नहीं कि किसी से चोरी करके लेके आ गया और फिर वो बैंक को दे रहा है उसके, तो वहां पे वो फ्रॉड हो जाएगा। और ये इंश्योर करना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेज का वो कंप्लीट हो इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड इनकॉर्पोरेट्स द यूजुअल क्लॉसेस। और अगर हम गोडाउन की लेते हैं यानी कि सिंबॉलिक डिलीवरी लेते हैं, सो साइन बोर्ड लगाना उस बैंक का उस गोडाउन पे वो जरूरी है, सो दैट पब्लिक को क्लियर है कि यहाँ पे जो गुड्स रखे हैं वो उस बैंक के पोजीशन में है। ओके, सिंपल। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेज एंड लियन। लियन होता है बैंक का वो राइट जिसमें वो उस एसेट को अपने पोजीशन में तब तक रख सकता है जब तक उसका डेट चुकाया नहीं जाए, ठीक है। और लियन के केस में उस एसेट को बेचने का राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, कोर्ट के थ्रू करवाना पड़ता है, ठीक है। लियन से बात करता है कि वो एसेट उसके पोजीशन में रहेगी, बैंक के पोजीशन में रहेगी जब तक उसका डेट चुकाया नहीं जाए। और प्लेज के केस में ये राइट मिल जाता है बैंक को। In case of pledge, there is power to sell on default. ठीक है। So last point देखते हैं। A lien disappears the moment the possession is lost and there is no right of sale. जैसे ही बैंक के पास से पोजीशन चला जाता है तो बैंक का उस पर कोई राइट नहीं रहता। और प्लेज के केस में उस एसेट की सेल की जा सकती है इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। और हाइपोथिकेशन और प्लेज के बीच में डिफरेंस हमने पहले ही देख लिया था। हाइपोथिकेशन में पोजीशन बोरोवर के पास ही रहता है और प्लेज में पोजीशन बैंक के पास चला जाता है या लेंडर के पास चला जाता है। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मॉर्गेज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं रूल ऑफ क्लेटन, रूल ऑफ क्लेटन भी कहते हैं। और ये जो रूल ऑफ क्लेटन है या फिर एप्रोप्रिएशन है, ये कवर होता है सेक्शन 59, 60 एंड 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जांपल से समझते हैं। इसमें 59, 60, 61 इस तरीके से कवर्ड है कि 59 में डेटर का क्या राइट है एप्रोप्रिएशन का, 60 सेक्शन 60 में क्रेडिटर का क्या रोल है एप्रोप्रिएशन में, और 61 है बेसिकली व्हेन नथिंग इज सेड बाय बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बोरोवर ने बैंक में मल्टीपल टाइप ऑफ लोन ले रखे हैं। हो सकता है कि मॉर्गेज भी कर रखा हो सकता है व्हीकल लोन भी ले रखा हो सकता है गोल्ड लोन भी ले रखा हो सकता है 3-4 लोन अकाउंट हो उस बैंक में, ठीक है। सो इस केस में यह माना जाता है कि जब अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है बोरोवर, तो बैंक को उस पैसे को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 3 अकाउंट है लोन के, एक में 10,000 है ड्यू, एक में 15,000 है ड्यू, तीसरे में 20,000 है ड्यू। तो इस केस में सपोज डेटर ने या बोरोवर ने पैसे जमा करा दिए बैंक में, ठीक है। तो अब बैंक को किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना चाहिए। सो ये डील करता है सेक्शन 59, 60, 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो फर्स्ट तो ये है कि डेटर अगर बोलता है कि ये पैसे मैं जमा करा रहा हूं इस अकाउंट के केस में, तो बैंक को डेटर की बात माननी पड़ेगी कि वो बोल रहा है कि 15,000 इस लोन अकाउंट में एडजस्ट करो, तो बैंक को उसी लोन अकाउंट में एडजस्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये, क्रेडिटर के हिसाब से देखें तो क्रेडिटर क्या कहता है। क्रेडिटर कहता है कि अगर इसने रैंडमली मेरे पास सिर्फ पैसे जमा कराए हैं और अब मुझे ही इसको एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर सबसे पहले देखेगा
कि सबसे पहले किसकी ड्यू डेट आ रही है। यानी कि जैसे 3-4 अकाउंट है, हो सकता है किसी की ड्यू डेट अलग अलग हो सकता है किसी की सेवेंथ डेट पे आ रही हो, किसी की 10th पे, 15th पे। तो जो सबसे पहले ड्यू आ रहा है, बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले उसमें वो एडजस्ट होंगे। जो फर्स्ट लोन ड्यू हो रहा है उसी में वो अमाउंट एडजस्ट होगा। अब थर्ड थिंग ये होती है रूल ऑफ क्लेटन। क्लेटन क्या कहता है कि सपोज 3 अकाउंट है और तीनों की ड्यू डेट एक जैसी आ रही है, तो अब किस में एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले रूल ऑफ क्लेटन कहता है कि सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे तीनों अकाउंट का इंटरेस्ट। तीनों अकाउंट का इंटरेस्ट, जैसे हम ईएमआई पे करते हैं हर महीने, तो ईएमआई में कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल रहता है यानी कि मूल, और कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट रहता है यानी कि ब्याज। तो अगर सेम ड्यू डेट पे आ रही है लोन अकाउंट, तो हमें सबसे पहले हर लोन अकाउंट का इंटरेस्ट एडजस्ट करना चाहिए उस पैसे से। अगर डेटर ने हमें डायरेक्शन नहीं दिया है कि ये पैसा किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, तो इस केस में बैंक को सबसे पहले हर लोन अकाउंट का इंटरेस्ट ड्यू जो है वो एडजस्ट करना चाहिए, और उसके बाद जो जिस अमाउंट से सबसे ज्यादा प्रिंसिपल एडजस्ट हो सकता है वो अमाउंट डेबिट होनी चाहिए उस अकाउंट से। सपोज जैसे अगर हमें 3 लोन अकाउंट थे, 10,000, 15,000 और 20,000, इंटरेस्ट एडजस्ट करने के बाद जो 10,000 वाला लोन अकाउंट था वो सबसे कम था, और जो बैलेंस बच गया है हमारे पास इंटरेस्ट एडजस्ट करने के बाद, बैलेंस हमारे पास जो बच गया है उससे अगर सबसे लोअर अकाउंट अगर पूरा खत्म किया जा सकता है तो हमें उसको वहां पे एलोकेट करना चाहिए। और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन और राइट ऑफ सेट ऑफ में डिफरेंस ये होता है, राइट ऑफ सेट ऑफ हमें हमेशा उस डेट की मैच्योरिटी के बाद मिलता है, कि सपोज बैंक का पैसा अभी तक आया नहीं है। सेट ऑफ में क्या होता है कि बैंक का पैसा अभी तक आया नहीं है, मैच्योरिटी ड्यू हो गई है लोन की, तो बैंक चाहे तो उस कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से भी अपने आप पैसा एडजस्ट कर सकता है। ये होता है सेट ऑफ, जो मैच्योरिटी होने के बाद ही मिलता है। और एप्रोप्रिएशन के केस में मैच्योरिटी से पहले ये राइट एक्सरसाइज किया जाता है। और जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया वो एग्जांपल ये यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो ये टॉपिक होता है खत्म। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मॉर्टगेज।